जब वह मरने के बाद मिली। दोस्तों, आपने भूत और प्रेत की बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। ओघड़ और तांत्रिकों की भी बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी अथवा सुनी होंगी। अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं में हमारा उद्देश्य आपको भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाकर डराना नहीं है, अपितु जीवन और मरण के रहस्यों को उजागर करना इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज जो हम आपको ये कहानी, एक कहानी नहीं इसे कहा जाना चाहिए, एक सच्ची घटना जो सुनाने जा रहे हैं, वह मरने के बाद मिली। यह घटना परलोक विज्ञान पुस्तक से उद्धृत है। परलोक विज्ञान पुस्तक अरुण कुमार शर्मा जी ने लिखी है और अरुण कुमार शर्मा जी परलोक विज्ञान के ऊपर उन्होंने काफ़ी विशद और विस्तृत रिसर्च किया और अपने प्रैक्टिकल प्रयोग किए। तदनुपरांत उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी है। इसके अलावा अन्य भी पुस्तकें उनकी इस विज्ञान के ऊपर उपलब्ध हैं। तो एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और आपके मन के अंदर ये होता होगा कि क्या इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, भूत प्रेत होते हैं अथवा नहीं होते, मरने के बाद हमारा क्या होता है, किस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और हम कहाँ चले जाते हैं। तो इस सच्ची घटना के अंदर आपको इस प्रकार की आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान होगा और इसके करीब कम से कम 3 भाग आएंगे। 3 भाग में हमारी ये सच्ची घटना पूर्ण हो पाएगी। तो आते हैं आज की अलौकिक सच्ची घटना पर। भारतीय सनातन संस्कृति के तंत्र विज्ञान के 2 मुख्य भाग हैं, जिसका एक भाग उसके आध्यात्मिक, यौगिक और दार्शनिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा भाग उसका क्रिया स्वरूप का भाग है, जिसके अंतर्गत मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और शांति क्रम, ये 6 क्रम साधन है। इसके तहत 64 प्रकार की विद्याएं हैं और उन 64 विद्याओं में से एक विद्या है प्रेत विद्या। वस्तुतः परलोक विज्ञान के लेखक रिसर्चर अरुण कुमार शर्मा जी की भाषा में, शब्द से नहीं परंतु उन्हीं की भाषा में सुनने पर आपको अच्छा लगेगा। उन दिनों मैं इन 64 विद्याओं में से एक विद्या प्रेत विद्या पर रिसर्च कर रहा था, अनुसंधान कर रहा था। यह मेरे रिसर्च का मुख्य विषय था और इसके संदर्भ में मैं काशी आया हुआ था। मैंने अनेक अथक प्रयास किए, अनेक तांत्रिकों से मिला, ओघड़ों से मिला और बहुत प्रकार की भूत प्रेत की काफ़ी कठिन और मारनदायिनी खतरनाक साधनाएं भी की, परंतु मुझे सफलता कहीं भी नहीं मिली। सफलता मुझसे कोसों दूर थी और मैं सफलता पाने के लिए बेहद आतुर था। तभी मुझे तंत्र विद्या के मर्मज्ञ परिमल शांति घोष के संबंध में पता लगा। मैं परिमल शांति घोष जी से मिलने गया और वहाँ उनसे तंत्र विद्या और प्रेत विद्या के संबंध में उनसे बताने के लिए आग्रह किया और मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं प्रेत विद्या सीखना चाहता हूं और स्वयं प्रत्यक्ष जीवन और मरण के रहस्यों को सुलझाना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि इस उम्र में पढ़ो लिखो, अपने माता पिता की सेवा करो, क्या तंत्र विद्या सीखोगे, किस पचड़े में फंस गए हो तुम। मैंने सोचा कि ऐसे आसानी से घोष जी मानने वाले नहीं हैं और निश्चय इन्होंने मेरे को टाल दिया है। बाद में घोष जी के आदतों के संबंध में पता किया और मुझे पता लगा कि मदिरा के बड़े ही शौकीन हैं घोष जी। अगले दिन मदिरा और कुछ फल लेकर के मैं घोष मासे के घर पहुंच गया। घोष मासे जी काशी के मानसरोवर मोहल्ले में रहते थे। दिन भर अपने कमरे में पता नहीं दरवाज़ा बंद करके क्या करते रहते। शाम को शमशान घाट जाते और भोर होते होते वापस आते थे। मैं मदिरा और फल लेकर के जैसे उनके पास पहुंचा तो मदिरा की बोतल देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और प्रसन्नता से मुस्कुराने लगे। मदिरा का पहला घूंट नीचे उतरा, दूसरा, और देखते देखते उन्होंने बोतल समाप्त कर दी। उसके बाद आंखें गुलर सी लाल हो गई, भर्राए स्वर में बोलने लगे। पंचभूत तत्वों से निर्मित एक पदार्थ होता है, एक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में, जिसे वैज्ञानिक प्लाज्मा कहते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा को आवरण यही रासायनिक पदार्थ प्रदान करता है। इस
प्लाज्मा की मात्रा जिसमें अधिक होती है उसकी तरफ भूत और प्रेत स्वतः ही आकर्षित होते हैं। उस प्लाज्मा के न होने के कारण ही तुम असफल हुए। मैंने कहा, तो क्या यह प्लाज्मा उत्पन्न किया जा सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा कि तुम में प्लाज्मा की कमी है। रहने दो, छोड़ो। मैंने दोबारा उन्होंने किया कि महाशय जी कोई तो उपाय होगा। उन्होंने कहा है, लेकिन है अत्यंत कठिन। क्या तुम कर पाओगे? मैंने कहा हाँ निश्चय ही। क्रिया अति कठिन थी परंतु मैं उसमें सफल हुआ। प्लाज्मा की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो उस मनुष्य का तापमान 101 डिग्री 100 से 101 डिग्री के मध्य लगातार बना रहता है। ऐसा ही मेरा तापमान बना रहता था और मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हमेशा होता रहता था जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उस समय मेरा चिंतन और मनन का स्थान था लाली घाट। लाली घाट की सीढ़ियों पर बैठा मैं किसी चिंतन में खोया हुआ था। चिंतन मनन और मंथन की उसी अवस्था में मैं एक चिता की तरफ देख रहा था जो हरिश्चंद्र घाट पे धू धू करके जल रही थी। सांझ ढल चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। अंधेरा गहराता गया और मैं कब तक वहाँ बैठा रहा, अपने ही विचारों में खोया हुआ, ज्ञात नहीं। सहसा ही मेरे सामने एक स्त्री की छाया मुझे दिखाई दी जो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ती आ रही थी। जैसे ही वो मेरे सामने आई, स्थिर होकर खड़ी हो गई। मैं एकदम अचकचा सा गया और पूछ बैठा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? तभी स्त्री की वह छाया जोर से हंसी, खिलखिलाकर हंसी, बड़ी विचित्र हंसी थी वह, और बोले, मेरा नाम भी भूल गए, नहीं पहचाने मुझे? मैंने कहा कौन? तो कहा कि मैं जवा हूँ, जवा। ध्यान करो, मैं मेरे मामा के यहाँ रहती थी और तुम्हारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी बनारस में। यह सुनते ही मेरे मस्तिष्क में एक साथ सारी पुरानी यादें कौंध गई। जवा अपने मामा के यहाँ बनारस में रहती थी। चतुर्वेदी जी जो मेरे सामने ही रहते थे, बनारस के अंदर एक सरकारी नौकरी में थे और उनकी भांजी जवा का हमारे घर पे आना जाना था क्योंकि हमारा और उनका बड़ा ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध था। चतुर्वेदी जी एक सौम्य और बड़े सज्जन पुरुष थे। जवा इंटर की छात्रा थी, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। जैसे तैसे करके उसने बीए की। जवा कश्मीरी थी और कश्मीरी सौंदर्य उसके अंदर कूट कूट के भरा था। उसके सौंदर्य के उजाले ने मेरे जीवन के एक समय ऐसा था जब मुझे सचमुच ही उद्भासित कर दिया था। बीए करने के बाद जवा की शादी कर दी गई, वो अपने ससुराल चली गई और नौकरी से रिटायर होने के बाद चतुर्वेदी जी भी बनारस छोड़ के अपने पैतृक गांव चले गए। तत्पश्चात एक लंबा दीर्घ अंतराल और अब वह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने एक साथ कई सारे प्रश्न कर दिए। तुम कहाँ रहती हो? यहाँ कैसे आई? इतनी रात गए कैसे? कहाँ ठहरी हुई हो? तो उसने कहा कि मैं रूपा के यहाँ ठहरी हुई हूँ, 4-5 दिन पहले आई थी यहाँ पर। रूपा जानते हो ना, जो मेरी सहेली थी? मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने आगे बोलना शुरू किया, उसका स्वर उदास था। उसने कहा, जब से बनारस से गई हूँ आपकी छवि मेरे अंतर्मन में आग बनकर दहकती रहती है। मैं आपसे प्रेम करती थी लेकिन मेरे मूक प्रेम को आप कभी नहीं समझ सके। इस संसार में एक आप ही ऐसे थे जिसे मैं अपने मन से सब कुछ मानती थी, लेकिन इस आत्मा की वेदना को भला कौन समझ पाएगा? वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्लीन रहता हो। वो कहाँ तक मेरी पीड़ा को समझ पाता? जवा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं हक्का बक्का सा उसकी बातें सुनता रह गया और मैं पूछ बैठा कि मेरे यहाँ कब आओगी? जवा ने कहा, कल रात इंतज़ार कीजिएगा। अगले दिन ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद जवा आ गई। ट्यूबलाइट के रोशनी में उसका सौंदर्य और भी अधिक निखर रहा था। वह आई और अपनी आदतन मीठी हंसी हंसते हुए हाथ में लाए हुए बहुत सारे बेमौसमी फूल सुगंधित बेड के ऊपर बिखेर दी।
कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं बेमौसम के इन फूलों को देख करके, जिसमें हार श्रृंगार, रात रानी इत्यादि के पुष्प थे, अचंभित सा रह गया। मैंने कहा, बैठो बेड पे और इन फूलों को अपने चारों तरफ बिखेर लो, मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींचता हूँ। जवान ने कहा, अच्छा फ़ोटो लोगे? वह बैठ गई। मैंने 2-3 फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद फूलों से ध्यान हटा करके बात आगे आरंभ हुई। जवान ने पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा कि परामनोविज्ञान के अंतर्गत प्रेत विद्या पर अनुसंधान कर रहा हूँ। काफ़ी प्रयास किया और कर रहा हूँ। जवान ने कहा, कोई सफलता मिली? मैंने कहा, सफलता तो कोसों दूर है, सफलता तो सिर्फ अभी सपना ही बनी हुई है। जवान ने कहा कि मैं तुम्हें इस संबंध में ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे अनुसंधान में तुम्हारी बहुत सहायता करेंगी। मैंने कहा, तुम्हारा और प्रेत विद्या से क्या संबंध? उसने कहा, बहुत कुछ संबंध है। मैंने पूछना आरंभ किया, मरने के पश्चात सर्वप्रथम क्या होता है? जवान ने बताना आरंभ किया कि मरने के पश्चात स्थूल शरीर छूटते ही एक और शरीर की प्राप्ति आत्मा को होती है, वह है वासनामय शरीर। वासनामय शरीर की वासना जितनी अधिक तीव्र होगी वह उतना ही अधिक प्रबल होता है और वासनात्मक शरीर की भी मृत्यु होती है। वासनात्मक शरीर की मृत्यु होने के पश्चात सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो हमारी आत्मा के साथ सदैव बना रहता है। जिस दिन सूक्ष्म शरीर की समाप्ति हो गई, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, तो उस अवस्था को हम मुक्ति कहते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है। मैंने पूछा, इन दोनों शरीरों का रंग कैसा होता है? उसका वासनात्मक शरीर का रंग काला होता है और सूक्ष्म शरीर का रंग सफ़ेद होता है। मैंने आगे पूछना आरंभ किया कि प्रेत क्या होते हैं? जवान ने बताया कि मरने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वह प्रेत अवस्था होती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार प्रेत अवस्था निर्विवाद रूप से प्राप्त होती है। वह वासनात्मक शरीर होता है। वासनात्मक शरीर वाली आत्माएं वासना लोक में रहती हैं और सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं सूक्ष्म लोक में रहती हैं। जवान ने आगे बतलाया, जिनकी अप्राकृतिक मृत्यु होती है उनको काफ़ी देर तक, कई दिनों तक यह समझ में ही नहीं आता कि वो मर चुके हैं। वह अपने शरीर से बाहर होने के बाद भी ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वह इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं और उसी प्रकार से जैसे हम उठते बैठते खाते पीते और जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार वो भी अपने परिजनों के साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता कि मृत्यु हो गई है। जिनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है वो भी अपने शरीर को देखते हैं, अपने शरीर को जलाए जाने को भी स्पष्ट रूप से देखते हैं, अपने परिजनों के दुख को महसूस करते हैं, उन्हें रोते हुए देखते हैं और उस अवस्था में वह बार बार अपने परिजनों के पास जा करके उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराने का प्रयत्न करते हैं, आवाज़ मारते हैं, बोलते हैं उनसे, लेकिन उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती और इस अवस्था में उन्हें भारी कष्ट होता है। कई बार इस प्रकार जो उनकी कोई इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं अपने किसी परिजन के माध्यम से वो तृप्त भी करते हैं। मैंने पूछा, कैसे तृप्त करते हैं? जवान ने बतलाया कि अपने परिजन, अपने परिवार के किसी सदस्य के मस्तिष्क में कोई विचार पैदा करके, जैसे उदाहरण के लिए अगर वो कुछ खाना चाहते हैं, कुछ खास तरह का भोजन करना चाहता है, तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य के मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न करेगा, तो वह भोजन या तो वह स्वयं खाएगा अथवा किसी दूसरे को खिलाएगा और इससे उसको तृप्ति मिलेगी। मैंने पूछा, ये प्रेतों में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? प्रेत इतनी शक्तिशाली कैसे होते हैं? जवान ने आगे बतलाना आरंभ किया। इससे आगे की यह सच्ची घटना हम सुनाएंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आएंगे आत्मा का गर्भ में प्रवेश। उससे नेक्स्ट जो आएगा, कैसी थी जवा की प्यास। इसमें अनेक रहस्यों से पर्दा उठेगा कि आत्मा गर्भ में प्रवेश कब करती है,
आत्मा का गर्भ में प्रवेश करने का क्या लक्षण होता है, कैसे पता लगता है कि अब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, और इसके अलावा प्रेतों में शक्तियाँ, इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है, ये इन सभी चीज़ों के रहस्य से पर्दा उठेगा जो आपके मन में अवश्य ही प्रश्न बनकर कौंधते रहते होंगे। इन सभी का उत्तर आपको एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत घटना से मिलेगा जिसमें जवाब आपको बतलाएगी कि किस प्रकार से क्या क्या होता है, क्या रहस्य है मरणोपरांत का, और क्या रहस्य है सूक्ष्म लोक का, आत्मा लोक का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की आपको आगामी शुभकामनाएं। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।